हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 6 की बुक का 9वां चैप्टर है विद्युत तथा परपथ। तो अच्छा लेसन है, 1 या 2 प्रश्न आपको इससे मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लिखा है, हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं? उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपने नोटबुक में लिखिए। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि प्रत्येक कार्य जो है विद्युत द्वारा संपन्न किया जाने लगा है वर्तमान में। आप लोग देख सकते हैं, कपड़े धोने की मशीन, फ्रिज, मिक्सर, ये सभी क्या हैं? ये विद्युत से ही चलते हैं, बिना विद्युत के ये बेकार हैं। आगे लिखा है, क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। बिल्कुल सही है। विद्युत के बिना तो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कोई भी कार्य कैसे किया जाए, क्योंकि हम सब लोग लाइट से ही अपने कार्यों को कर पाते हैं। रात में पढ़ने का काम हो या इसके अलावा भी कोई कार्य हो तो वह लाइट के द्वारा ही संभव हो पाता है, क्योंकि अंधेरे में कोई भी कार्य करना आसान नहीं है। आगे लिखा है, विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? तो पहले क्या होता था, लाइट जो है चली जाती थी तो टॉर्च का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा और भी साधन लोग रखते थे लाइट ना होने पर। अब तो ये है कि सबके घर में इन्वर्टर लगे हुए हैं, तो लाइट के आने जाने का पता नहीं चल पाता है। पर गांव में अभी भी लाइट जब चली जाती है तो वहाँ पर वे लोग अन्य किसी साधन का उपयोग करते हैं प्रकाश के लिए। और शहरों में भी अभी काफ़ी घर ऐसे हैं जिनके घर में लाइट जाने पर टॉर्च या इमरजेंसी लाइट आती है, उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ये समझाया जा रहा है कि टॉर्च को लाइट जो है वह कहाँ से मिल रही है, तो वह उसे मिलती है विद्युत सेल से। अब विद्युत सेल क्या होती है, इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है विद्युत सेल। लिखा है, टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। तो ये होती है विद्युत सेल। आप लोगों ने शायद देखी हो, ये घड़ी में इसका उपयोग किया जाता है। पहले रेडियो होते थे तो उनमें इसका उपयोग किया जाता था। टॉर्च में इसका उपयोग किया जाता है, कैमरे में किया जाता था इसका उपयोग। आगे लिखा है, क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क यानी चक्रिका होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर धन चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। तो ऊपर वाला ये जो सिरा होता है ये होता है धनात्मक और नीचे ऋणात्मक। सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। यानी घड़ी में जो सेल लगी होती है तो उसमें रासायनिक पदार्थ होता है, उसी से विद्युत उत्पन्न होती है। और जब सारे पदार्थ का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो विद्युत उत्पन्न होना बंद हो जाता है, तो वो सेल जो है काम करना बंद कर देती है। इसीलिए घड़ियां जो है वह रुक जाती हैं। तो जब ये सेल काम करना बंद कर देता है तो इसे दूसरे सेल से बदल दिया जाता है।
अब लिखा है टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है, बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है। तो जो कांच का बल्ब होता है उसके अंदर क्या होता है उसके बारे में जानना आवश्यक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। इस बल्ब को टॉर्च से आप बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं जो भाग प्रकाश उत्पन्न करता है वह होता है तंतु, और ये दो मोटे तारों के ऊपर ये लगा होता है और ये मोटे तार इसे आधार प्रदान करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये बीच में लगा होता है तंतु, ये टर्मिनल होता है और ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें आगे लिखा भी है, लिखा है ये मोटे तार यहाँ से पढ़ना है। लिखा है प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है जिसे चित्र में दर्शाया गया है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को न छुएं। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भांति घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें दो टर्मिनल क्यों होते हैं? तो ये नीचे बताया जाएगा कि दो टर्मिनल क्यों होते हैं। ये याद रखना है कि विद्युत सेल और विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। तो विद्युत सेल और विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं क्योंकि परपथ पूरा होगा, क्योंकि धनात्मक सिरा ऋणात्मक सिरे से और ऋणात्मक सिरा धनात्मक सिरे से जुड़ेगा तभी परपथ पूरा होगा, और परपथ जब पूरा होगा तभी बल्ब जलेगा। इसलिए इसमें दो दो टर्मिनल होते हैं। तो यहाँ लिखा भी है, लिखा है किसी विद्युत परपथ में विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तमान करती है। आगे लिखा है कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। फ्यूज बल्ब को ध्यान पूर्वक देखिए, क्या इसका तंतु अक्षुण्ण है? तो आप लोग देख सकते हैं जब तंतु जो है दो तारों के आधार से जुड़ा होता है और ये जब टूट जाता है तो बल्ब जो है फ्यूज हो जाता है। इसमें लिखा है कि विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परपथ टूट जाता है। इसलिए विद्युत बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता। अब पढ़ेंगे विद्युत स्विच के बारे में। लिखा है घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हैं अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। तो यहाँ पर स्विच बनाने के लिए बताया गया है कि कैसे आपको स्विच बनाना है। तो हमें स्विच बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह पढ़ लेते हैं। लिखा है स्विच एक सरल युक्ति है जो परपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तमान करने अथवा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं पर उसके डिजाइन जटिल होते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्विच है इसका कार्य किस आधार पर हो रहा है ये जानना आवश्यक है।
तो इसमें लिखा है कि क्या करना है, 2 ड्राइंग पिन, 1 सुरक्षा पिन, 2 तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है इस तरीके से। अब यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्मोकोल शीट पर इस तरह लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। तो इस तरीके से स्विच तैयार किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं ये पिन है, ये आप देख सकते हैं ये पिन इस पर गड़े हुए हैं। इसका एक सिरा ये सेल से लगा हुआ है, इसका एक सिरा ये बल्ब से लगा है, बल्ब का इससे जुड़ा है, और ये अभी बंद है, स्विच ऑफ है। और यहाँ पर आप ऑन देख सकते हैं। जब इस प्रकार से इस पिन को लगा दिया जाता है तो ये ऑन हो जाता है। तो जो घरों में स्विच लगे होते हैं वो भी इसी आधार पर कार्य करते हैं, बस उनका डिजाइन जो है वह अलग अलग होता है। अब लिखा है विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। तो विद्युत चालक और विद्युत रोधक क्या होते हैं ये जानना आवश्यक है, इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। बिल्कुल सरल भाषा में ये समझ लीजिए कि जिन पदार्थों से विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है विद्युत चालक कहलाते हैं, और जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है विद्युत रोधक कहलाते हैं। तो प्लास्टिक जो है वह विद्युत रोधक है और लोहा विद्युत चालक है। तो ये सामान्य उदाहरण है। यहाँ लिखा हुआ है विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के लिए अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो आपने घरों में स्विच देखे होंगे, वो प्लास्टिक के इसीलिए बनाए जाते हैं कि उनमें विद्युत धारा का प्रवाह ना हो और करंट ना लगे, इसीलिए ये प्लास्टिक के, रबड़ के, इनका उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये विद्युत रोधक होते हैं। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे इस लेसन में जो बता दिए, तो आप लोग उन्हें समझ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।